derive angle of lean in case of two-wheeler vehicle or bike taking turn in curved horizontal road। अब हम यहाँ पर एंगल ऑफ लीन के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। जब कोई टू व्हीलर बाइक या कोई बाइसिकल कर्व हॉरिजॉन्टल रोड पर टर्न लेता है, उस वक्त सेंटर की तरफ थोड़ा झुकता है वो किसी एंगल थीटा से। उसके लिए हमें यहाँ पर डेरिवेशन परफॉर्म करना है। इसके लिए सबसे पहले हम रिस्क फैक्टर्स पे डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई व्हीकल, फिर वो फोर व्हीलर हो या टू व्हीलर, कोई भी व्हीकल कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड पर टर्न लेता है तो कौन कौन से रिस्क वहाँ पर होते हैं, वो रिस्क पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रिस्क होता है कि कोई भी व्हीकल टर्न लेते वक्त स्लिप होकर बाहर की तरफ गिर सकता है। दूसरा रिस्क होता है कोई भी व्हीकल पलट भी सकता है, टॉपल भी हो सकता है। टॉपल होना टू व्हीलर के लिए ज़्यादा रिस्की है फोर व्हीलर के कंपैरिजन में। इसके लिए हम इस वीडियो में कंसिडर करेंगे कि जितने भी मैं एग्जांपल्स यहाँ पर लूँगा वो सारे एग्जांपल्स में हम ये मानकर चलेंगे कि जो सर्कुलर ट्रैक होगा या जो कर्व होगा उसका सेंटर लेफ़्ट साइड में होगा, हम ऐसा कंसिडर करेंगे। तो दो रिस्क फैक्टर है। पहला है कि बाइसिकल या टू व्हीलर व्हीकल स्लिप होकर बाहर की तरफ गिर सकता है। ये व्हीकल इस तरफ बाहर की तरफ गिर सकता है ऐसे टर्न लेते वक्त। दूसरा रिस्क है इस पर टर्न लेते वक्त टॉर्क जनरेट होता है। इस तरह से यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क जनरेट होगा और इस टॉर्क की वजह से ये व्हीकल टॉपल होने के चांसेस हैं, पलट कर गिरने के चांसेस हैं। पहला रिस्क उसे तो रिजॉल्व कर लिया जाएगा फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन की हेल्प लेकर। नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन ये दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स बनाने में हेल्प कर सकते हैं। हमने इसके पहले प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि किस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल फ्रिक्शनल फोर्स प्ले करता है। अगर कोई व्हीकल है, व्हीकल टर्न ले रहा है तो टर्न लेते वक्त टायर और रोड सरफेस के बीच से सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगा। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करता है फ्रिक्शनल फोर्स। अगर यही व्हीकल टू व्हीलर है तो टू व्हीलर व्हीकल जब टर्न लेगा उस वक्त इंक्लाइन होना पड़ेगा, लीन होना पड़ेगा सेंटर की तरफ। इस लीनिंग की वजह से नॉर्मल रिएक्शन भी लीन हो जाता है, नॉर्मल रिएक्शन भी झुक जाएगा, जिससे नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स निकलेंगे। एक कंपोनेंट होगा एक्स कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट होगा वाई कंपोनेंट। यहाँ पर एक्स कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन का और फ्रिक्शनल फोर्स, ये दोनों फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करते हैं। ये दो फोर्सेस इस बाइक को या इस बाइसिकल को स्लिप होने से बचाते हैं, स्किड होने से बचाते हैं। लेकिन ये दो फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्सेस इस बाइक को या इस टू व्हीलर व्हीकल को टॉपल होने से नहीं बचा सकते, पलट कर गिरने से नहीं बचा सकते। ये दो फोर्सेस मतलब नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट और फ्रिक्शनल फोर्स इस बाइक पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट हो रहा है उस क्लॉकवाइज टॉर्क को कैंसिल नहीं कर सकते, इसे पलट कर गिरने से नहीं बचा सकते हैं ये दो फोर्सेस। तो इसे पलटने से बचाने के लिए हमें किसी दूसरे फोर्स की हेल्प लेनी होगी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें फ्री बॉडी डायग्राम और कुछ ऐसे खास पॉइंट्स उन्हें कंसिडर करना होगा जहाँ से फोर्सेस अप्लाई होंगे। कंसिडर करते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल रोड है और एक कर्वेचर पे ये टर्न ले रहा है। यहाँ पर अगर कोई बाइक राइडर टर्न ले रहा है तो टर्न लेते वक्त अगर ये रोड सरफेस को परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर रोड सरफेस रहते हुए यहाँ पर दो पॉइंट्स हमें मिलेंगे। एक पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टायर एंड रोड सरफेस और एक होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड से ऊपर होगा हाइट h पे, मैं इसे यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ। ये रहा सेंटर ऑफ ग्रेविटी और रोड सरफेस और टायर सरफेस के बीच में ये होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी G से फोर्स अप्लाई होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस टू व्हीलर व्हीकल को, इस बाइक को बाहर की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा इसी पॉइंट से वेट भी अप्लाई होगा इस पूरे बॉडी का। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दो फोर्सेस अप्लाई होंगे। एक फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स जो कि सेंटर की तरफ है, और एक है नॉर्मल रिएक्शन जो ऊपर की तरफ है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वेट और नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे के लाइन पर अलाइंड है। वेट और नॉर्मल इनकी वैल्यू इक्वल होगी, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो वेट और नॉर्मल रिएक्शन का इफेक्ट यहाँ ज़ीरो हुआ। इस तरह से यहाँ पर सिर्फ दो ही फोर्सेस बचते हैं, और वो दो फोर्सेस हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है कि यहाँ पर जब ये बॉडी अपराइट पोजीशन पर टर्न ले रहा होता है उस वक्त स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन, ये दो फ्रिक्शन यहाँ पर अप्लाई होंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन इस टायर को रोड सरफेस पर फिक्स करके रखने का काम कर रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन इस बाइक के टायर को रोड सरफेस पर फिक्स करके रखे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कपल जनरेट नहीं होगा, यहाँ पर टॉर्क जनरेट होगा। टॉर्क इस पूरे व्हीकल को, टू व्हीलर व्हीकल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा, जिससे ये बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉपल होकर गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे इस व्हीकल के लिए। और हम जानते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा करने से नहीं बचा सकता, नॉर्मल रिएक्शन भी इस केस में कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक ही फोर्स बचता है, वो है वेट। वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अप्लाई हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इसी पॉइंट से अप्लाई हो रहा है। इसलिए इस बाइक राइडर को अपने बाइक को सेंटर की तरफ लीन करने की ज़रूरत है, जिससे वेट यहाँ पर हेल्प कर सके इस बॉडी को टॉपल होने से बचाने में। अगर कोई व्हीकल इस तरह से इंक्लाइंड पोजीशन पे टर्न ले रहा होता है तो इस वक्त नॉर्मल रिएक्शन भी इंक्लाइंड हो जाएगा। ख़ास बात यह है कि नॉर्मल रिएक्शन रोड सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइंड हो जाएगा। रोड सरफेस हॉरिजॉन्टल है, फिर भी टायर और रोड सरफेस इस तरह से इंटरलॉक्ड होते हैं। अगर हम माइक्रोस्कोप में टायर सरफेस और रोड सरफेस का एनालाइज करें तो ये हुआ रोड सरफेस और ये हो गया टायर सरफेस। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इरेगुलरिटीज़ इस तरह से इंटरलॉक हो जाते हैं, और इंक्लाइंड पोजीशन पे इंक्लाइंड प्रेशर भी इस तरह से अप्लाई होगा रोड सरफेस पर, और इस इंक्लाइंड प्रेशर की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्सेस जनरेट होंगे। ये रिएक्शन फोर्सेस ही नॉर्मल रिएक्शंस हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से इंक्लाइन हो गया। नॉर्मल रिएक्शन के इंक्लाइन होने के बावजूद इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो सेंटर की तरफ है। ये एक्स कंपोनेंट किसी भी तरह से हेल्प नहीं कर रहा है इस बॉडी को इस तरह से टॉपल होने से बचाने में, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल का एक्स कंपोनेंट और फ्रिक्शनल फोर्स, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये फोर्सेस हेल्प नहीं कर रहे हैं इसे टॉपल होने से बचाने के लिए। हमें एंगल ऑफ लीन फाइंड करने के लिए टॉर्क सिस्टम को कंसिडर करना होगा। इस केस में अगर टू व्हीलर व्हीकल पहले से ही इंक्लाइन हो चुका है इस तरह से, पहले से ही अगर इंक्लाइन हो चुका है इस तरह से टू व्हीलर, तो इस कंडीशन में हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो रहा है
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसे हमें दो फोर्सेस में रिजॉल्व करना होगा और वेट को भी हमें दो फोर्सेस में रिजॉल्व करना होगा। हमें यहाँ पर एक बात ध्यान देनी होगी कि हमने जिस एंगल से इसे लीन किया हुआ है वो एंगल थीटा हम यहाँ पर फिक्स कर पाए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के दो कंपोनेंट्स कुछ इस तरह से होंगे। इसका एक कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये एक कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट। इस एक्स कंपोनेंट को मैंने इस एक्सिस ऑफ बॉडी को परपेंडिकुलर बनाया है। इसके अलावा इसका दूसरा कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट, जो कि ये है। एक बात ध्यान रहे कि दो जो कंपोनेंट्स होंगे ये हमेशा एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने चाहिए। इसके अलावा हमें यहाँ पर एंगल थीटा को सही पोजीशन पर फिक्स करना होगा। ज्योमेट्री के मुताबिक जब ये एक्सिस ऐसे था, ये जब एक्सिस वर्टिकल था, उस वक्त यहाँ पर एंगल 0 बनता है, और जब ये व्हीकल एंगल थीटा से झुक गया तो बिल्कुल उसके साथ ही यहाँ पर एंगल थीटा बना, जिसकी वजह से एफ को मैं लिख सकता हूँ, एफ एक्स को लिख सकता हूँ एफ कॉस थीटा। इसके अलावा अब मुझे वेट को रिजॉल्व करना होगा। वेट को भी मैं इस तरह से रिजॉल्व करूँगा कि इसका एक कंपोनेंट यानी एक्स कंपोनेंट इस एक्सिस को परपेंडिकुलर आए। एक्सिस को परपेंडिकुलर करने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हम जानते हैं किसी भी बॉडी पे मैक्सिमम फोर्स तभी लगेगा जब वो फोर्स उस बॉडी के एक्सिस को परपेंडिकुलर हो। अगर कोई बॉडी इस तरह से है और इस पर मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ परपेंडिकुलर रखकर, तो इसमें मैक्सिमम टॉर्क जनरेट हो सकता है, मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट जनरेट होगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एफ एक्स और डब्ल्यू एक्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं। यहाँ पर थीटा ये एंगल बनता है, तो अल्टरनेटली एंगल्स बनेंगे। यहाँ थीटा है, यहाँ पर थीटा नहीं होगा और यहाँ पर थीटा मिलेगा। इस बात से ये बात समझ में आ जाती है कि अगर कोई व्हीकल इस तरह से लीन है, इस तरह से झुका हुआ है, तो इसमें एफ एक्स वो फोर्स है जो इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है। एफ एक्स क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट कर रहा है। इसके ऑपोजिट में डब्ल्यू एक्स जो इंक्लाइन करने की वजह से आया, ये डब्ल्यू एक्स इस टू व्हीलर व्हीकल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। डब्ल्यू एक्स इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है और एफ एक्स इस तरफ घुमाने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों फोर्सेस ने दोनों ही टर्निंग इफेक्ट्स को कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से टॉपल यहाँ पर नहीं होगा। ये जो बॉडी है इंक्लाइन रहकर ही स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश कर लेगी, स्टेबल रह जाएगा और इस तरह से टर्न सेफली ले पाएगा। मतलब ये बॉडी ना क्लॉकवाइज टर्न होगा ना एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एफ एक्स और डब्ल्यू एक्स ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो चुके हैं। यहाँ पर एंगल थीटा एफ एक्स के साथ था, इसलिए मैंने एफ कॉस थीटा लिया। यहाँ पर थीटा डब्ल्यू एक्स के साथ नहीं है, इसलिए मैं इसे डब्ल्यू साइन थीटा कंसिडर करूँगा। इस पूरे फ्री बॉडी डायग्राम को सिंपल बनाने के लिए मैं बाकी सारे फोर्सेस यहाँ से हटा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये कोई बॉडी है, टू व्हीलर बाइक, टू व्हीलर बाइसिकल, जो भी हो, टू व्हीलर व्हीकल, तो इसमें ये फोर्स और ये फोर्स दोनों एक दूसरे के बैलेंस कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं दैट डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ से हमारे डेरिवेशन की शुरुआत होती है। डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। डब्ल्यू एक्स को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू साइन थीटा। एफ एक्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक्स कंपोनेंट है, उसे हम एफ कॉस थीटा लिख रहे हैं। डब्ल्यू वेट है जो कि मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पर ये एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कि होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा। इस केस में एम कैंसिल हो गया, कॉस साइन के डिनोमिनेटर में आ जाएगा।
और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यहाँ राइट साइड के डिनोमिनेटर में। इस तरह से हमें थीटा के लिए एक्सप्रेशन मिल गया। जो कि है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये रहा एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ लीन। ये जो थियरी है, ये जो मेथड ऑफ डेरिवेशन है, ये मेथड ऑफ डेरिवेशन गायरोस्कोपिक इफेक्ट और बैलेंसिंग फोर्स दोनों ही थियरीज को सेटिस्फाई करता है। बाइसिकल के केस में आज भी बहुत सी ऐसी थियरीज हैं जिसे सभी रिसर्चर्स सेटिस्फाइड नहीं मानते हैं, हर सिलेबस में, हर बुक्स में एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पर ये जो मेथड है ये टॉर्क बैलेंसिंग और फोर्स बैलेंसिंग दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये मेथड सब में सही होगा, सभी सिलेबस में, और सही तरीके से इसमें हमने एंगल ऑफ लीन डिराइव किया है।